हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की एजुकेटर आंचल सिंह। नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं खास, तो आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 10 डे स्ट्रैटेजी। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का एग्जाम, क्लास 12 के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। एग्जाम्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और साथ ही हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, राइट। तो इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए इस स्ट्रैटेजी को। इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है? करना कुछ नहीं है, कैसे इतने दिन के अंदर, लाइक आपका एग्जाम जो है वो 11th को है, सो विद इन 10 डेज, आज से लेके 10 डेज के अंदर अंदर हम कैसे सभी चैप्टर्स का रिविजन कर लें, सभी चैप्टर्स को कंज्यूम कर लें, ग्रामर अच्छी कर लें, राइटिंग सेक्शन कितना और बेहतर कर ले कि हमें मार्क्स स्कोर करने में आसानी हो। तो आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगा कि क्या होने वाला है खास इस 10 दिन में, कैसे स्ट्रैटेजाइज करें हम अपने इंग्लिश के सेक्शन को कि हम स्कोर कर सके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। तो 80+ मार्क्स आई एम श्योर आपने आपके 20 मार्क्स में भी अच्छा स्कोर कर ही लिया होगा। साथ ही हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि फुल मार्क्स आप कैसे स्कोर कर पाओ, इस पे थोड़ा वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हम रिवाइज कर रहे होते हैं, रिविजन कर रहे होते हैं, बट जैसे ही हमें पेपर मिलता है तो हम थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, थोड़ा सरप्राइज मोड में आ जाते हैं। अब ये शॉक और सरप्राइज मोड क्यों होता है भाई? शॉक और सरप्राइज इसलिए हो जाते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि पेपर शुरू कहाँ से करें, पेपर की शुरुआत कहाँ से करें। ये क्या पूछा सोच सोच के, अरे ये क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन पूछ के हम पैनिक मोड में आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को काम करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए और बिल्कुल भी पैनिक मोड में मत आइए, एंग्शियस नहीं होना है। इसका सबसे बेहतर तरीका है नो योर एग्जामिनेशन पेपर। अपने पेपर को बहुत बेहतर तरीके से जानिए। सबसे पहले कैसे जानेंगे हम अपने पेपर को? तो ये जानने का सबसे छोटा सा तरीका है कि आपको पैटर्न पता हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, किन चैप्टर्स से आने वाले हैं, किन सेक्शन से पूछा जाएगा, राइटिंग में कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और लिटरेचर में क्या पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये हम जनरली मिस कर देते हैं बिकॉज हमें लगता है हमने साल भर पढ़ा है, देख तो रहे ही है, अब 10 दिन में हम क्या बदल लेंगे, तो हम उसी पैटर्न में पढ़ते हैं। बट these 10 days can be a turning point for you, my friend. Even if you haven't studied properly, if you are going to dedicate these 10 days to your English section, you will definitely score very good marks, okay? So I am here to ensure that you score the full marks in your examination, okay? So let's get started. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पेपर में आने क्या वाला है। तो हमारा पेपर डिवाइडेड होगा 3 सेक्शन में, राइट? हमारा पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया होगा। ये 3 सेक्शन क्या होंगे? सबसे पहले, जैसा कि आपने सीबीएसई की वेबसाइट पे भी देखा होगा, तो कि ये 3 सेक्शंस आते हैं। क्या क्या है भाई? रीडिंग स्किल्स होती हैं, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स होती है, लिटरेचर की टेक्स्ट आती है और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट आती है, जिसमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स होते हैं। इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करता है, बट कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स आते हैं। अब रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव की जाए? साल भर तो हमने रीडिंग की नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, बुक्स पढ़ी नहीं, और ना ही हमने एवरीडे इसको हैबिट में अपने इनकलकेट किया, इनॉक्यूलेट किया कि हम रोज के रोज रीडिंग हैबिट्स थोड़ी अच्छी कर लें और हम रीडिंग स्किल्स बड़ी शानदार हो जाए हमारी, कि जैसे ही हम कोई भी पैराग्राफ पढ़े हमारे दिमाग में समझ आ जाए, टोटली अंडरस्टैंड कर लें हम पैराग्राफ को और आंसर एकदम फटाफट से कर ले। तो ये तो भाई हमने किया नहीं है। तो अभी 10 दिन में हम क्या कर लेंगे, 10 दिन में कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी इस सेक्शन में। तो आपको पता है इस सेक्शन को पूछा क्यों जाता है? पहले ये जानिए पूछा क्यों जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को समझा जा सके, आप डिकोड कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं एक थर्ड पर्सन हूं, मैंने एक स्टोरी लिखी है या मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अब उस आर्टिकल को मेरे रीडर्स समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो मेरे रीडर्स नहीं समझ पा रहे हैं, बट ये कि कुछ टारगेटेड ऑडियंस के लिए लिखा हो सकता है। बट जब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आम भाषा में एक कोई आर्टिकल लिखा गया है तो नॉर्मल जो रीडर्स है वो आराम से समझ सके। तो इस आर्टिकल को उठाया गया, इसमें क्वेश्चंस बनाए गए और इन क्वेश्चंस को आपको दिया गया ये देखने के लिए
कि आपकी एबिलिटी तीसरे व्यक्ति को, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव को समझने की है या नहीं है. So this is your test. Okay, your test is not of scoring more marks and scoring less marks. Your test is of your ability. We are checking your ability here. Okay, interpreting, appreciation, literary, convention, vocabulary, summarizing ability, ये सारी चीजें आपके अंदर है कि नहीं. ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया. ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. अब ग्रामर तो चलो थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश हम भी बोल ही लेते हैं और हमें पता है कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, ए एंड द कहाँ लगाएंगे, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है. इतना नॉलेज तो हमें, मतलब इतना पढ़ लिया हमने शुरू से, तो इतना तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है. तो चलो ग्रामर इग्नोर कर देते हैं, थोड़े रूल्स पढ़ लेते हैं, ग्रामर इग्नोर कर देते हैं, राइटिंग स्किल देखते हैं. नाउ ग्रामर has a very huge role to play when you're going to write something, and when you're writing something it tells how well you know. That is why your writing ability is important. और grammatical questions आते हैं तो वो grammatical questions भी आपके लिए भाई important होने वाले हैं. ठीक है, इसमें भी आपकी understanding चेक की जाती है. आपके application of rules, आपने किस tense में लिखा है किसी paragraph को, किसी article को, किसी letter को, आपका tense हर section में, हर sentence में क्या है, आपने हैज और हैव का यूज कब किया, आपने परफेक्ट टेंस कैसे यूज किया, कंटिन्यूअस टेंस किस पर्सपेक्टिव पे यूज किया, आर्टिकल्स कहाँ लगाए, कहाँ नाउन यूज किया, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी चीज पे तो मार्क्स मिलता है भाई. लेकिन हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस ये समझेंगे कि हमें बेसिक्स जो अभी पता है हम इसको और बेहतर कैसे करें. जो हमें नहीं पता है उस पर हम ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे. ठीक है, फ्लुएंसी कैसी है आपकी, क्रिएटिविटी कैसी है, कितना क्रिएटिव सोच पाते हैं आप, कितना क्रिएटिवली आप लिख पा रहे हैं, कितना क्रिएटिवली आप सोच पा रहे हैं. तो इसका चेक होगा आपके इस सेक्शन से. फिर आता है हमारा लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट. रिकॉलिंग, रीजनिंग, अप्रिशिएटिंग लिटरेरी कन्वेंशंस. अच्छा, लिटरेचर में आपको शायद पता हो या नहीं भी पता हो, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. राइट, इंग्लिश लिटरेचर की जो स्टोरीज होती हैं, जो कहानियां होती है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. एंड ये इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपको कुछ मॉरल वैल्यूज, कुछ एथिक्स, कुछ अच्छी बातें, कुछ लेसन्स उनके थीम्स के थ्रू, सेंट्रल आइडियाज के थ्रू आपके तक पहुंचाया जा सके, है ना. अदरवाइज हमें कैसे पता होगा कि सही और गलत क्या है, हम सही और गलत का चुनाव कैसे करेंगे. हम सही और गलत का चुनाव नहीं कर सकते जब तक हमें ये चीजें पता नहीं है. हमें एजुकेट नहीं किया जाएगा तो हमें पता नहीं होगा कि ये किस बारे में है ना. सो दिस इज अ वे ऑफ एजुकेटिंग यू दैट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, दिस इज हाउ यू शुड बी काइंड एंड दिस इज व्हेन यू शुड शो एंगर और यू शुड नॉट शो योर एंगर. एंगर इज रॉन्ग एंड काइंडनेस इज गुड. एम्पैथी एंड सिंपैथी के बीच का डिफरेंस क्या है, ये समझाने के लिए आपके लिटरेचर का टेस्ट होता है. ठीक है, इसका काम आपको आने वाले आपके आगे की लाइफ में बहुत आने वाला है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए लिटरेचर टेक्स्ट बुक दी जाती है. अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें चेक करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं इसमें, जहाँ पे पोम्स में हमारी पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं, सेंट्रल थीम्स और आइडियाज, सेंट्रल आइडियाज और थीम्स क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे. समरी आपने ऊपर ऊपर से पढ़ ली होगी, हम समरी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि आपकी राइटिंग स्किल्स, राइटिंग एबिलिटीज और कैसे अच्छी हो सके. बिकॉज आप समरी तो पढ़ेंगे ही, दैट्स फॉर श्योर, है ना. इतना तो पढ़ के जाओगे ना यार, 12th का एग्जाम है, मजाक थोड़ी है. तो समरी तो पढ़ ही लोगे, थीम भी पढ़ ही लोगे, सेंट्रल आइडिया भी पढ़ ही लोगे. जो नहीं पढ़ोगे वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और वो पढ़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. बिकॉज आपके जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, जो फ्रेजेस हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, हम उस पर अभी फोकस करेंगे. जो चीजें हमने नहीं की हैं उसको रहने देंगे, जो चीजें हम कर सकते हैं हम उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे अभी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको. और ये सारे सेक्शंस आपको पूछे जाएंगे और इस तरह के मार्क्स डिवीजन होंगे. टोटल आपका 80 मार्क्स होगा. दिस कैन वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. चलो, सबसे पहले सेक्शन में जो आएगा वो आएगा अनसीन पैसेज. द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी. तो फैक्चुअल बोलने का मतलब है कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे होगा, इन्वायरमेंट पे होगा, फैक्ट्स के बेसिस, किसी पॉलिटिकल एजेंडा पे होगा, किसी ग्लोबल वार्मिंग जैसे किसी इशू पे होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे किसी इशू पे होगा, जिसपे फैक्ट्स दिए होंगे कि ये फैक्ट्स है. हो सकता है जीएसटी पे होगा. तो इस तरह के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं पैसेज में. डिस्क्रिप्टिव आ सकते हैं, डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कुछ
ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, किसी चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ सकता है, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको वहां से आंसर प्रोड्यूस करने हैं अपने, ताकि आपके फुल मार्क्स आ सके। तो इस तरह के क्वेश्चन, लिटरेरी कोई स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 3 ही तरीके के क्वेश्चन है जो आपके 12th के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो या तो फैक्चुअल होगा, या तो डिस्क्रिप्टिव होगा, या फिर लिटरेरी होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा, तो ये आप कर लोगे आराम से। सो ये अच्छे से याद रखना। नाउ माय फ्रेंड, द सेकंड पार्ट इज वन अनसीन पैसेज, अनदर अनसीन पैसेज इज गोइंग टू बी देयर, सो देयर विल बी 2 unseen passages to check your reading skills. Okay, do not forget this. Now this will be based on some verbal and visual inputs. There will be some diagrams and there will be some statistics, there will be some flow charts. So based on that, there will be some data, statistical data, and you have to assess the comprehension, interpret and analyze and bring inference, draw conclusion and evaluate. And based on your evaluation, कैसे पता चलेगा आपने evaluate कर लिया? कैसे पता चलेगा कि आपने सही इवैल्यूएशन किया है? आपके करेक्ट आंसर्स के थ्रू, है ना। सो जहां पे भी डेटा वाली पार्ट आ जाती है ना, वहां पे बहुत ध्यान देना है। जहां जहां पे भी डेटा होंगे अंडरलाइन करते चलिए, इट विल मेक योर टास्क इजियर। जहां पे भी ऑप्शंस लगे, भाई ये ऑप्शंस, और ये करने से पहले क्वेश्चन को एक बार एक नजर सरसरी निगाहों से एक नजर देख लीजिए और फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए देखना क्वेश्चंस, और फिर रीडिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, जो 15 मिनट मिलते हैं ना एग्जाम शुरू होने के पहले रीड करने के लिए आपके पेपर को, तो उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, यूटिलाइज दैट टाइम। लिखने के पीछे मत भागिए, पेपर को एनालाइज कीजिए। आपने पेपर को डिकोड कर लिया तो लिखना तो आपके समय, आपको तो 3 घंटे का समय मिल ही रहा है। 2 hours 30 minutes 45 minutes इज मोर देन इनफ टू राइट अ कंप्लीट आंसर फॉर 80 marks. Okay, so focus on decoding your question paper first. ये एक स्ट्रैटेजी का आपका पार्ट होना चाहिए। इवन आप जब अभी मॉक टेस्ट देंगे, या फिर आप प्रैक्टिस पेपर्स घर पे लगा रहे हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, तो इसी स्पेसिफिक माइंडसेट से ही आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ताकि यही हैबिट जब आपको 10 दिन में पड़ जाएगी, तो 11वें दिन जब आप अपने एग्जाम को दे रहे होंगे, वो एग्जाम आपका बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इजी इंग्लिश। नाउ क्रिएटिव राइटिंग में क्या पूछा जाता है? क्रिएटिव राइटिंग में पूछा जा रहा है नोटिस, जिसका वर्ड लिमिट होगा 50 words. You have to keep your word limit 50 words. So please make sure you don't have to describe a lot. अपना जो टैलेंट है बहुत ज्यादा वहां नहीं दिखाना है, राइटिंग स्किल का टैलेंट। ठीक है, स्पेसिफिक रखना है, जितना पूछा उतना ही बताएं, ज्यादा मत बताएं। ज्यादा बताने के चक्कर में गलतियां हो सकती हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें एग्जाम में। 2 given questions to be answered. One of the 2 given question, 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन पे आपको नोटिस लिखना होगा, वो आप लिख लोगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, उसके रिप्लाई 50 वर्ड्स, इनका भी वर्ड लिमिट होगा 50 वर्ड्स, बहुत होगा तो मैक्सिमम 80 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। 1 out of the 2 question given questions to be answered, इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस देंगे जो आपको लगे कि आपके लिए इजी है, रिलेटेबल है, आपके लिए ये टॉपिक फेमिलियर है, आप आंसर कर सकते हो। सो प्लीज डू आंसर दैट। Letters based on verbal or visual input to be answered in approximately 120 words. ना तो letter based होगा। अच्छा, letter जो आएगा वो ज्यादातर आपको write a letter to an editor, ये आप मान के चलो कि write a letter to an editor आना ही आना है। एक टॉपिक लेटर का तो ये होगा ही होगा। इनफॉर्मल लेटर 12th क्लास में तो नहीं आएंगे, 12th क्लास में आपको थोड़े स्पेसिफिक फैक्चुअल लेटर्स आएंगे, और वो आपके बेस्ड होंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड, बायोडेटा से रिलेटेड, या फिर रेज्यूमे से रिलेटेड, या फिर लेटर टू दी एडिटर से रिलेटेड, विच इज पर्टिकुलरली लेटर टू दी एडिटर। तो लेटर टू दी एडिटर का एक ट्रिक होता है आंसर करने का। ट्रिक क्या होता है? हम जिस सेक्शन में, आपके राइटिंग सेक्शन में, जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट के साथ ये छोटी छोटी बारीकियां भी बताऊंगी, ये टेक्निक्स भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। बट उससे पहले आपका, अगर आप ये देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप लेटर टू दी एडिटर लिख रहे हो, लेटर टू दी एडिटर के बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के कुछ लाइंस भी होती है, जो बॉडी आप लिखोगे उसकी कुछ लाइंस भी होंगी, वो लाइंस बस रट लो, कहीं पे स्टडी टेबल के सामने लगा लो, जहां पे भी पढ़ रहे हो वहां पे लगा लो, अपने बुक्स के ऊपर लगा लो कि ये लेटर टू दी एडिटर अगर आएगा, थ्रू दी एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, ये वर्ड लिखना ही लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर अच्छा सा लिखना ही लिखना है। शुरुआत और एंडिंग अच्छी होगी तो मिडिल पार्ट सिंपल सेंटेंस में भी अगर आप लिखोगे
तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और फॉर्मेट का मार्क्स है तो फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में फॉर्मेट भी बताऊंगी कि कैसे इन सबके फॉर्मेट्स आपको फॉलो करने, क्या फॉलो करने हैं स्पेसिफिकली, और उतना ही लिख के आना है, ठीक है। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा, एनालिटिकल इन नेचर होगा। थोड़े से आप अपने कुछ वर्बल इनपुट्स भी दे सकते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेट डेटा भी दे सकते हैं इस तरह से, और उसको आप 120 to 150 वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये आपका रहा राइटिंग सेक्शन। अब लिटरेरी सेक्शन की बात करें तो एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा जिसमें से दो होंगे फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा, एक प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो एंड फ्रॉम द बुक विस्टास एज वेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिटरेरी सेक्शन से पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर्स जो पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स टाइप जो होगा वो आपका प्रोज और पोइट्री मिला के होगा फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज अगर देखें तो विस्टास से भी आपको शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे। टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। अच्छा, मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आंसर कितने वर्ड्स का होना चाहिए। अगर शॉर्ट आंसर पूछा गया है 40-50 वर्ड्स इज मोर देन इनफ। 40-50 वर्ड्स को हम डिकोड कर देते हैं आपके लिए। 40-50 वर्ड्स का कहने का मतलब है कि 4 to 5 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। 4 से 5 लाइन में ही आप लिख पाएंगे 40-50 वर्ड्स। 4 से 5 लाइन से ज्यादा एक्सीड ना करें, टू द पॉइंट आंसर करें, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर है 2 लाइन्स आंसर। और अगर लॉन्ग आंसर पूछ लिए गए हैं जो कि पूछे जाएंगे, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज poetry flamingo to be answered in 120 to 150 words. Now what do you understand by 120 to 150 words? Not more than 8 to 10 lines. 8 to 10 lines से ज्यादा आपका लॉन्ग आंसर एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखो, आप जो आंसर लिखोगे वो रेलेवेंस उसमें ज्यादा दिखनी चाहिए कि ये रेलेवेंट है, आपने जो लिखा है दिस इज टू द पॉइंट, ये रेलेवेंट है, आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप वही आंसर कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग एनीथिंग। सेंट्रल आइडिया लिख दिया, थीम पूछा सेंट्रल आइडिया लिख दिया, कैरेक्टर स्केच पूछा समरी लिख के आ गए, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। जिस सिनेरियो के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप एग्जैक्टली उसी को आंसर करें। आप समरी पढ़ चुके हैं, थीम पढ़ चुके हैं, तो स्पेसिफिकली आंसर करें। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें एक्स्ट्रा चीजें लिखने में, बिकॉज कई बार एग्जामिनर जब आपका आंसर शीट चेक करेंगे और वो देखेंगे बहुत ज्यादा आपने वैरायटी दे दी अपने आंसर में, तो वो वहां पर भी आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। तो आपको मार्क्स डिडक्ट करने का मौका देना ही नहीं है, ठीक है। 1 long answer type from the Vistas book also, okay? तो ये तो थी कुछ झलकियां कि ये हम कैसे अपने पेपर को जाने। ये बुक्स के, ये आपके चैप्टर्स हैं, ये आपकी पोम्स हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लेमिंगो बनी हुई है। सो डेफिनेटली ये किस बुक से है? ये चैप्टर्स और पोम्स जो है, ये प्रोज और पोइट्री जो है, ये फ्लेमिंगो से है। तो इतने स्पेसिफिक हैं, इनको आप याद रखिए कि यही आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और डेफिनेटली नो योर राइटर्स, नो योर राइटर्स। अगर आपके पास समय बचा तो आप अपने राइटर्स पे भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, जिन्होंने ये प्रोज लिखी है, जिन्होंने ये पोइट्री लिखी है। इसका अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आपके टीचर को पता है, आपने आंसर में लिखा है कि इट इज रिटन बाय दिस पर्सन, तो इसका अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यू नो द राइटर एज वेल, ठीक है। सो ये पार्ट भी हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। नाउ नोइंग दिस विल हेल्प यू इन डिकोडिंग योर क्वेश्चन पेपर, ओके। विस्टास की भी कुछ हम प्रोज देख लेते हैं। विस्टास में जो हमारे प्रोज है वो 3rd लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी शुड विजार्ड हिट मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अच्छा, जब आप नाम सुनते हो किसी का, राहुल, अंजलि, ग्वालियर, या फिर कोई भी XYZ नाम आपको पता है किसी जगह का, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, सो यू गेट अ विजन ऑफ इट। आपके दिमाग में एक विजन बन जाती है ना, उस जगह के बारे में, उस पर्सन के बारे में आप एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हो। उसी तरीके से जब आप किसी चैप्टर के नेम को पढ़ते हो या किसी पोम के नाम को पढ़ते हो, सो प्लीज डू हैव अ विजन कि क्या, किस बारे में, बिफोर यू रीड द समरी और द थीम, यू ट्राई टू डिकोड इट इन योर हेड कि व्हाट इज गोइंग टू बी द central idea or what is going to be the theme of this poem, because that's very important. अगर आपको थोड़ा सा एनालाइज करने आएगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी और ये आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा बाय जस्ट रीडिंग द नेम। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट जज द बुक बाय इट्स कवर, यू आर नॉट गोइंग टू जज एनीथिंग, बट इट इज एन एबिलिटी विच यू नीड टू लर्न, दैट जस्ट बाय रीडिंग द नेम ऑफ द चैप्टर, रैट ट्रैप, जैसे यहाँ पे एक नेम है रैट ट्रैप। सो रैट ट्रैप क्या होता है?
क्या इमेज बनी, वो एक बॉक्स जिसमें रैट को हमने ट्रैप किया है, उस तरह से कुछ स्टोरी है, समथिंग सराउंडिंग दैट काइंड ऑफ अ सेंट्रल आइडिया विल बी देयर इन दिस चैप्टर, सो यू हैव टू एनालाइज अ लिटिल, ओके। अब आते हैं स्ट्रैटेजी की बात कि आज से अगले आने वाले कुछ दिनों में हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हम डिवाइड करके सारे सेक्शंस को कवर करें। तो सबसे पहली बात, पहले दिन और दूसरे दिन कॉम्प्रिहेंशन, आपके पास ग्रामर की बुक होगी, आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, आपके पास बहुत सारा और कंटेंट होगा, मॉक पेपर्स होंगे, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, या फिर आपने कहीं पे एग्जाम दिया है, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, उनके सबके क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होंगे। जस्ट सिट डाउन on day 1 and start solving all the unseen passages. Start solving them again. Try to understand, analyze, write it there. What are you able to understand from by reading the passage? Try to decode it. Try to understand it. Try to analyze it. Okay? Put your effort in this. तो पहले दिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 4 से 5 पैसेजेस डेली आप करिए। डेली बोलने का मतलब है पहले 2 दिन अच्छे अमाउंट ऑफ पैसेजेस को आंसर करिए। वर्कआउट ऑन अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई वोकैबुलरी आपको दिख जाती है, अगर कोई ऐसी वोकैब्स आपको दिख जाती है जो पैसेज में आपके लिए अनफेमिलियर है, आपको नहीं पता उसकी मीनिंग, उस वोकैबुलरी को लिख लीजिए कहीं पे, उस वोकैबुलरी की मीनिंग लुकआउट कीजिए और उस वोकैबुलरी को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। अंडरलाइन की पॉइंट्स वाइल रीडिंग, रीड करते वक्त की पॉइंट्स पे अंडरलाइन जरूर करें। कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए हुए हैं, कुछ बोल्ड में लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स जैसा कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कोई ऐसा वोकैब लिखा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज डू मार्क दैट। रीड क्वेश्चन बिफोर द पैसेज टू नो व्हाट टू लुक फॉर। क्वेश्चंस को रीड करिए पैसेज के पहले। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पैसेज रीड करने के पहले क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन किस एरिया से पूछा गया है, तो आप उसको मार्क करते चलो और आंसर करने में ये आपका टाइम बचाएगा। प्रैक्टिस प्रीवियसली ईयर्स क्वेश्चन पेपर, डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक जो होंगे पिछले 5 साल के क्वेश्चन बैंक्स तो जरूर सॉल्व करके जाइए एग्जाम में। इससे आपको लेवल ऑफ द क्वेश्चन समझ में आएगा और ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमें इसे और बेहतर करना है और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, या प्रेडिक्ट कर पाओगे थोड़ा सा, ठीक है। डे 3 और 4 राइटिंग स्किल कैसे प्रैक्टिस करें। राइटिंग स्किल के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आऊंगी, जहां पे आपको पूरा फॉर्मेट में बताऊंगी कि नोटिस राइटिंग लिखते वक्त क्या फॉर्मेट होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, लेटर राइटिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल या कंप्लेंट्स जो लेटर्स है उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, अगर आप आर्टिकल या स्पीच राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या फॉर्मेट होगा, रिपोर्ट राइटिंग में क्या फॉर्मेट होगा। तो आपके लिए टास्क क्या है, इससे पहले कि आप वो वीडियो आए और वो वीडियो आप देखो, आपके लिए टास्क ये है कि आप रिवाइज करिए फॉर्मेट को और उसके मार्किंग स्कीम को देखिए कि फॉर्मेट अगर सही होगा तो ये मार्क्स तो मेरे पास मिल ही जाने। लैंग्वेज गलत हो सकती है ना, फॉर्मेट तो गलत नहीं हो सकता, तो फॉर्मेट को इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो गलती हो ही ना एग्जाम में आपसे। प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 सैंपल्स ऑफ ईच टाइप, हर तरीके के क्वेश्चन के सैंपल्स को प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके कोई मेंटोर हो, कोई भैया दीदी हो, कोई घर पे कोई पापा मम्मी हो, मतलब जो आपका ये पेपर चेक कर सके, उनसे थोड़ा सा फीडबैक लीजिए कि आपने कैसा लिखा है, या आपके टीचर्स हैं तो आप उनसे फीडबैक लीजिए कि आपने कैसा लिखा है, क्या आप बेहतर और कर सकते हैं इसको, कहाँ पे गलतियां हैं, तो आपके जो एरर्स हैं वो थोड़ा सा आपको एनालाइज करके बताएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फोकस ऑन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड क्लियर एक्सप्रेशन। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी मतलब ग्रामर सही लिखिए, एक्सप्रेशन सही हो, टेंसेस सही हो, वर्ब का उपयोग सही हो, कहाँ V1 लगाना है, V2 लगाना है, V3 लगाना है, V4 लगाना है, V5 लगाना है, इसके बीच डिफरेंस पता हो, आर्टिकल्स कहाँ लगाने हैं ये पता हो, एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए ये समझ में आए। एक्सप्रेशंस का मतलब यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं, ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। आप जब कोई सेंटेंस लिख रहे हो वो एक ही टेंस में हो और प्रॉपर उसको फॉलो करना है आपको, तो इस चीज का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो ये है आपका डे 3 और 4 का टास्क। अब बात करते हैं हम अगले दिन। अच्छा, आपके राइटिंग सेक्शन के लिए कुछ टिप्स है मेरे पास कि आपको स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट फॉलो करना है, फॉर्मल टोन रखना है लेटर लिखते वक्त, और एक स्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है। अगर आप जैसे ऐसे राइटिंग में लिखते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर्ड बॉडी, कंक्लूजन और मैटर होगा जब आप कोई भी आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो, ठीक है। तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अगला टिप मेरे अगले दिन 5th and 6th डे आप क्या करोगे, अब आप उठाओगे अपने लिटरेचर की बुक्स। लिटरेचर की बुक्स में जो पोएट्री एंड प्रोज है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्लेमिंगो से। फ्लेमिंगो में हम सारी समरीज पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स पढ़ेंगे,
समरीज आप पढ़ लोगे, थीम्स आप पढ़ लोगे, मैं आपके लिए फ्रेजेस और वोकैबुलरीज लेके आऊंगी, वो आप साइड रखो, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर रिवाइज कर लिया अच्छे से और देख लिया अच्छे से वीडियो को, तो आप आराम से उसको कर पाओगे। नोट डाउन करिएगा इंपॉर्टेंट थीम्स, जो भी थीम्स है आप छोटे से लाइक 50 वर्ड्स के अंदर अंदर थीम को नोट डाउन करिए। किस चैप्टर में कौन से, किस प्रोज में कौन से कैरेक्टर्स स्केच है, कौन से कैरेक्टर्स यूज किए गए, इसको याद रखिएगा, मार्क करके रखिएगा। लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज किए गए हैं, इस पे बहुत ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सेक्शन, क्योंकि पोम्स में पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उसके बेसिस पे आपका क्रिएट किया जाता है, पोम लिखा जाता है। सो वो आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसकी भी समस्या मैं आपकी दूर कर दूंगी, बिकॉज हम पोएटिक डिवाइसेस पढ़ाने वाले हैं, और पोएटिक डिवाइसेस पढ़ना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अच्छा, वर्ड लिमिट के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करिए। आपके बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लॉन्ग वाले भी शॉर्ट वाले भी, खुद से एनालाइज करिए और उनको आंसर करिए, ठीक है। पहले से ये आप करके रखो। प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या होने चाहिए, तो प्रोज में ये सारे आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए, पोएट्री में ये टॉपिक्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि प्रायोरिटी पे हमें सबसे पहले क्या करना है, तो प्रोज में ये चैप्टर्स पहले आप कवर करोगे, पोएट्री में इस सीक्वेंस में आप चैप्टर्स कवर करोगे, ठीक है। मेमोराइज की कोट्स फ्रॉम ईच चैप्टर, हर चैप्टर से कुछ कोट्स याद कर लीजिए। ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, और उसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर आंसर कीजिए। प्रैक्टिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे सेंट्रल आइडिया या फिर थीम्स पूछे गए हैं। सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही अलग होती है, और वो जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ अगले दिन आपको क्या करना है, 7 और 8 डे अब आप शुरू करोगे विस्टास। विस्टास की भी सारी समरीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मॉरल लेसन्स पढ़ेंगे, प्रायोरिटी टॉपिक्स हमारे ये होंगे। और टिप्स आपके लिए ये है कि उसमें जो थीम्स है डिस्क्रिमिनेशन का, ह्यूमन वैल्यूज का, आयरनी का, देखिए मैंने स्पेसिफाई किया है कि विस्टास में जो थीम्स हैं चैप्टर्स की, प्रोज की, वो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड है, ह्यूमन वैल्यूज पे बेस्ड है, आयरनी पे बेस्ड है, तो ये जरूर करिए, ठीक है। साथ ही कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई के क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के, वो जरूर सॉल्व कीजिए फॉर विस्टास ऑल्सो। डे 9 अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ग्रामर रिवाइज करेंगे। ग्रामर का भी एक सेशन हम करेंगे आपके साथ, जिसमें मैं आपकी थोड़ी सी ग्रामर को ब्रश अप करूंगी, ताकि आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी अच्छी हो सके और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो सके व्हेन इट कम्स टू ग्रामर। सो ग्रामर में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए। टेंसेस को रिवाइज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है भाई, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई मैं जब प्लूरल होऊंगा तो तुम सिंगुलर हो जाना, या मैं जब सिंगुलर होऊंगा तो तुम सिंगुलर हो जाना, प्लूरल होऊंगा तो प्लूरल हो जाना, और एक्सेप्शन जब ऐसा होगा तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस तरह की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे आपके और आपके फ्रेंड के बीच होती है, आपके और आपकी मम्मी के बीच होती है, आपके और आपके भाई के बीच होती है, एग्जैक्टली सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अग्रीमेंट किस बेसिस पे हो रहा है, उस पे रूल्स आप पढ़ लीजिए। एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही छोटा टॉपिक है, बचपन से करते आ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही छोटा टॉपिक है, बचपन से करते आ रहे हैं। अगर टेंसेस कर लिया तो ये दोनों टॉपिक्स आराम से आपके कवर हो जाएंगे। मॉडल्स जरूर पढ़ लीजिए, ग्रामर एक्सरसाइज कीजिए सैम्पल पेपर से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कर लीजिए सैम्पल पेपर से, जो कि एमसीक्यू बेस्ड हो। ये आपको थोड़ा टाइम आपका बचाएगा और आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव करेगा। बेसिक रूल्स को समझने की कोशिश कीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए। रीड एंड एडिट इनकरेक्ट सेंटेंसेस टू रीइंफोर्स कॉन्सेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज आपके ग्रामर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सेक्शन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड इज एज इंपॉर्टेंट एज रिटन हियर। सो प्लीज डू सॉल्व सम क्वेश्चंस, और कुछ कॉमन एरर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ग्रामर के, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। तो डे 9 आप ये रखिए। डे 9 में इसलिए रखा है कि ग्रामर अगर आप शुरू में कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको फिर लगेगा यार ग्रामर में मैं क्या करूंगा, ग्रामर तो मुझे आएगा ही नहीं, मैं भूल गया कौन सा टेंस कहाँ लगाना है। तो जब आप डे 9 पे करोगे और 2 दिन बाद आपका एग्जाम होगा तो आप रिवाइज कर पाओगे। आप फ्रेश माइंड से जब आप पढ़ के याद रखोगे तो आपको एग्जाम वाले दिन भी याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा, इसीलिए इसको डे 9 में रखा है। डे 10 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। खूब सारा मेडिटेशन कीजिए, टीवी मत देखिए, मोबाइल में कुछ और मत देखिए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिए, रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए, रिकॉल करिए, रिमेंबर करिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए जैसे आप एग्जाम में देने वाले हैं। 3 घंटे 15 मिनट का लगा लीजिए स्टॉप वॉच पे अपना टाइमर, और सिट डाउन विद अ सिंपल सैम्पल पेपर एंड जस्ट आंसर द पेपर फॉर द नेक्स्ट 3 hours।
Do this for your own self. It will really benefit you. Really benefit you. Solve one full mock paper under exam condition. Analyze your mistakes. और खुद से mistakes भी analyze कीजिए बहुत ही honesty के साथ. वीक एरियाज को ध्यान में रखिए और वीक एरियाज को फिर थोड़ा रिवाइज कर लीजिए. जब आप थोड़ा रिलैक्स फील करो तो थोड़ा सा पढ़ने भी बैठ जाओ, रिवीजन कर लो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स लिटरेचर के जो हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, बस थोड़ा सा रिवीजन करते चलिए. मैनेज टाइम वाइजली. रीडिंग सेक्शन 15 मिनट रखिए. राइटिंग और ग्रामर सेक्शन 35 टू 40 मिनट्स आप रख सकते हो. राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर वाले सेक्शन को 50 मिनट्स दीजिए कम से कम. और एग्जाम में भी इस टाइम को फॉलो करिए. तो अगर आप घर पे या फिर कहीं पे भी अगर आप मॉक पेपर दे रहे हो और एग्जाम में भी आप इसको फॉलो करोगे तो ये आपको एग्जाम में टाइम भी बचाएगा, आपको रिवीजन करने का टाइम होगा. और रीड आंसर्स बिफोर सबमिशन. और जैसे ही आपको लगे कि अब मेरा समय समाप्त होने वाला है, 3 घंटे खत्म होने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार रिवीजन भी कर लीजिए. आप जब क्वेश्चन नंबर लिखिए, सेक्शन नंबर लिखिए, सेम पैटर्न में जैसे आपके क्वेश्चन को सेट किया गया उसी पैटर्न में आप लिखने की कोशिश कीजिए. ये कुछ स्मॉल ट्रिक्स एंड टिप्स हैं. बहुत ही साफ, क्लीन, टाइडी लिखिए. राइट नीटली, राइट टाइडीली. देन फॉर एवरी क्वेश्चन, लाइक अगर आपका कोई आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, लाइक लिटरेचर का कोई आंसर लिख रहे हैं, शॉर्ट आंसर आपने लिख लिया और वो शॉर्ट आंसर आपके लास्ट पेज के एंड में एटलीस्ट 5-7 लाइन्स बचे और वहां खत्म हो रहा है. So do not use those lines. Please move to the another page and freshly start writing another section or another answer to the question. Okay? So ये चीज़ें थोड़ी सी फॉलो करेंगे और बहुत ही क्लीन और नीट तरीके से लिखना है. अच्छे से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. अपने नंबर्स, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नेम और कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं, ये बहुत ही ध्यान से लिखेंगे, नीटली लिखेंगे, पैटर्न अच्छे से फॉलो करेंगे. एंड माय डियर फ्रेंड, यू आर गुड टू गो. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर 10-day strategy. I hope this really helps and all the very best to all my dear students. See you guys in the next video. Till then, take care, goodbye, have a good time. Thank you very much for watching.